आप सभी का सादर अभिवादन। मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। धार्मिक संप्रदाय क्या है, कोई समूह धार्मिक संप्रदाय कब कहलाता है, धार्मिक संप्रदाय हेतु क्या शर्तें हैं, धार्मिक प्रयोजन के लिए संविधान संस्थाओं की स्थापना करना और उसका पोषण करने के क्या संवैधानिक अधिकार हैं, आज हम सभी इसी की जानकारी संविधान के आर्टिकल 26 पार्ट 1 में समझने की कोशिश करते हैं। संविधान के मूल शब्द क्या है, सर्वप्रथम हम यही जानते हैं और यह संविधान के मूल शब्द हैं जो संस्थाओं से संबंधित हैं। यह मूल शब्द हैं फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव द राइट to established and maintain institutions for the religious and charitable purposes। यदि हिंदी में अनुवाद समझें तो आशा यह है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के अंतर्गत लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसकी अनुभाग को धार्मिक और पूर्ति प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का संवैधानिक अधिकार है। सामान्य शब्दों में यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 25 में जहां व्यक्ति को अधिकार प्रदान किए गए हैं, वहीं आर्टिकल 26 में संगठित संस्थाओं जैसे धार्मिक समुदाय को अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस आर्टिकल में धार्मिक संप्रदाय शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का आखिर आशय क्या है? दरअसल धार्मिक संप्रदाय का तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक विशिष्ट नाम के अंतर्गत होते हैं और जो सामान्यतः एक धार्मिक संप्रदाय या संस्था होती है जिसका किसी विशेष धर्म में अधिक विश्वास होता है। कोई विशेष धार्मिक संस्था आर्टिकल 26 के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय है या नहीं, यह एक तत्व का विषय है और जिसका निर्धारण सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। कोई समूह धार्मिक संप्रदाय है या नहीं, इसके लिए 3 शर्तें भी जरूरी हैं। नंबर 1, समूह धार्मिक संप्रदाय ऐसे व्यक्तियों का समूह हो जो एक सामान्य जीवन पद्धति में विश्वास रखते हों तथा उनके आध्यात्मिक वृद्धि के लिए जरूरी भी हों। नंबर 2, समूह धार्मिक संप्रदाय सामान्य संगठन हो। नंबर 3, समूह धार्मिक संप्रदाय का एक अलग से नाम भी हो। विस्तृत अर्थ में हिंदूवाद और संकुचित अर्थ में इसके दर्शन के मानने वाले विभिन्न समुदाय जैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय आदि ऐसे एक धार्मिक संप्रदाय हैं। इसी प्रकार आनंद मार्ग भी हिंदू समुदाय के अंतर्गत एक धार्मिक समुदाय है क्योंकि वह सभी संप्रदाय उपयुक्त तीनों शर्तों को पूरा करते हैं। धार्मिक संप्रदाय की स्थापना एवं उसके पोषण करने का आखिर आशय क्या है, इस आशय को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा लगभग 56 वर्ष पूर्व अर्थात 20 अक्टूबर 1967 को ऑपरेटिंग पैरा 662 में एस अजीज बासा भारत संघ में एक फैसला दिया कि किसी धार्मिक संस्था की स्थापना करना और उसका पोषण करना दोनों में क्या अंतर है। फैसला चीफ जस्टिस के एन बांचू ने लिखा। यह 5 जजों की एक संवैधानिक बेंच थी और इस संवैधानिक बेंच में चीफ जस्टिस के एन बांचू, जस्टिस RS बचवत, जस्टिस B रामास्वामी, जस्टिस GK मित्तर और जस्टिस KS हेगड़े थे। याचिकाकर्ता एस अजीज बासा ने अपने याचिका में कहा, जिसका फैसला 20 अक्टूबर 1967 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से पूर्व हम अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि यह फैसला अलीगढ़ विश्वविद्यालय से संबंधित है। दरअसल 1870 तक सर सैयद अहमद खान ने सोचा था कि मुस्लिम समुदाय का पिछड़ापन आधुनिक शिक्षा की उपेक्षा के कारण है, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को साहित्य और विज्ञान में उदार शिक्षा प्रदान करने के विचार की कल्पना की, जबकि मुस्लिमों को धर्म और परंपराओं में भी शिक्षा दी जाती थी। इस वस्तु को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुसलमानों के शैक्षिक उत्थान के लिए तरीके और साधन तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया और 1872 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फंड कमेटी नाम की एक समाज की शुरुआत की, जो कि सर सैयद अहमद खान की कल्पना के लक्ष्य को महसूस करने के लिए तथा चंदा इकट्ठा करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया था। समिति गतिविधियों के परिणाम स्वरूप मई 1873 में एक स्कूल खोला गया, 1876 में स्कूल एक हाई स्कूल बन गया तथा 1877 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने एक कॉलेज की स्थापना के लिए उसकी आधारशिला रखी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ इसके बाद MAO के रूप में जाना जाता है। उसके बाद कॉलेज स्थापित किया गया था और कहा जाता है कि 1898 में सर सैयद अहमद खान की मृत्यु के समय तक यह एक समृद्ध संस्थान बन गया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 30(1) के अंतर्गत दावा किया कि धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का संवैधानिक अधिकार दिया गया है। सभी याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किया गया था और इसलिए मुसलमानों को इसे संचालित करने का अधिकार था और वही इसके संचालित करने के अथवा पोषण करने के वास्तविक अधिकारी हैं। इसके बाद मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के विचार ने सदी के मोड़ पर साल दर साल ताकत हासिल की और 1911 तक को जहां से धन एकत्रित किया और अलीगढ़ में एक शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य एक मुस्लिम विश्वविद्यालय की संघ की स्थापना हुई। एसोसिएशन और भारत सरकार के बीच लंबी बातों का दौर जारी रहा, जिसके परिणामस्वरूप 1920 में अधिनियम बनाया गया। अधिनियम द्वारा अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इससे पहले एक एसोसिएशन द्वारा महाविश्वविद्यालय के लिए बड़ी राशि एकत्रित की गई, क्योंकि भारत सरकार ने शर्त रखी थी कि विश्वविद्यालय की स्थापना से पहले 30 लाख रुपए का चंदा एकत्रित किया जाना चाहिए। अधिकांश हिस्सा मुसलमानों द्वारा दिया गया था, हालांकि कुछ अन्य समुदायों ने भी इसमें योगदान दिया। 1920 अधिनियम के प्रावधान ऐसे थे कि वे बिना किसी महत्वपूर्ण संशोधन के 1991 तक रहे। 1951 में एवं 1965 में अधिनियम में संशोधित किए गए। इसके मुख्य रूप से संविधान के लागू होने के कारण 1920 के अधिनियम में कुछ बदलाव करना जरूरी था। याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि 1965 में इन कठोर संशोधनों द्वारा मुस्लिम अल्पसंख्यकों को अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रशासन के अधिकार से वंचित कर दिया और वह संविधान का उल्लंघन था। संविधान का आर्टिकल 30(1) के तहत धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि 1920 अधिनियम के आधार पर जो केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था, 1920 के अधिनियम के पारित होने तक कोई अलीगढ़ विश्वविद्यालय अस्तित्व में नहीं था। यह 1920 अधिनियम द्वारा अस्तित्व में लाया गया था और इसलिए इसे केंद्रीय विधानमंडल द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए, जिसने 1920 अधिनियम पारित करके इसे शामिल किया है। इस सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। कोर्ट ने आगे कहा, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, इसका उत्तर हमारे दिमाग में स्पष्ट है और वह यह है कि 1920 अधिनियम बनाकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, और एवं स्पष्ट रूप से 1920 अधिनियम द्वारा अस्तित्व में लाया गया, क्योंकि इसे अन्यथा अस्तित्व में नहीं लाया जा सकता था। इस प्रकार यह केंद्रीय विधानमंडल था जिसने अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अस्तित्व में लाया और इसे स्थापित करने के लिए माना जाना चाहिए। मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए जिस तरह का विश्वविद्यालय स्थापित करना वास्तव में संभव नहीं होगा, जिसकी डिग्री सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए बाध्य हो, और इसलिए माना जाना चाहिए कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय केंद्रीय विधानमंडल और भारत सरकार द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। संविधान का आर्टिकल 30(1) अलीगढ़ विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित नहीं किया गया। 1920 अधिनियम का कोई भी संशोधन जिसके द्वारा इसे स्थापित किया गया था संविधान के प्रावधान के अधीन संसद की विधायी शक्ति के अधीन होगा। अलीगढ़ विश्वविद्यालय मुस्लिम अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। अधिनियम के किसी भी संशोधन को संविधान के तहत असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। संविधान के आर्टिकल 26 खंड सी और डी जो एक धार्मिक संप्रदाय को अधिकार देते हैं, 26 चलो अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने का देता है, और 26 कानून के अनुसार ऐसे संपत्ति का प्रशासन करने के लिए जहां तक इसका संबंध है, यह कहना पर्याप्त है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक के पास चलो अचल संपत्ति नहीं है, जो अधिनियम 1920 के आधार पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में निहित थी। इसलिए ऐसी किसी संपत्ति के प्रशासन का वह दावा नहीं कर सकता। खंड 26 और 26D धार्मिक संप्रदाय को चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व अधिग्रहण करने की शक्ति देते हैं, और अगर यह ऐसी चल या अचल संपत्ति का मालिक है या प्राप्त करता है तो यह कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रबंधन कर सकता है। लेकिन मुस्लिम अल्पसंख्यक के पास उस संपत्ति का स्वामित्व नहीं था जो संविधान आने की तारीख को अलीगढ़ विश्वविद्यालय में निहित थी। इसलिए धार्मिक आधार पर उस संपत्ति को प्रशासित करने का अल्पसंख्यक दावा नहीं कर सकता है। 26C बाकी के लिए विवादित और संशोधन अधिनियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी तरह से मुस्लिम अल्पसंख्यक को चल या अचल संपत्ति के स्वामित्व या अधिग्रहण और प्रशासन से रोकता है। तो आर्टिकल 26 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग यह दावा नहीं कर सकता कि आर्टिकल 26D 1920 अधिनियम द्वारा अलीगढ़ विश्वविद्यालय में निहित संपत्ति का प्रशासन करने के लिए, क्योंकि संविधान लागू होने पर संपत्ति का स्वामित्व उसका नहीं रहा। 1920 अधिनियम द्वारा अलीगढ़ विश्वविद्यालय में निहित संपत्ति में मुस्लिम अल्पसंख्यक का कोई अधिकार नहीं था। 1965 के अधिनियम ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय में निहित संपत्ति के स्वामित्व में कोई बदलाव नहीं किया है। इसलिए हमारी राय है
कोर्ट ने आगे कहा कि इससे किसी भी याचिका में कोई दम नहीं है तथा कोई बल नहीं दिखता। अधिनियम 1951 और 1965 अधिनियम संसद की क्षमता के भीतर हैं। ये अधिनियम अच्छे हैं और संविधान के अधिकार के अतीत होने के कारण उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। इसलिए जो याचिकाएं दायर की गई हैं वह याचिकाएं खारिज की जाती हैं। तो साथियों, यह थी आर्टिकल 26 पार्ट 1 के संबंध में जानकारी जो आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। जल्दी हम संविधान के आर्टिकल 26 पार्ट 2 के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने माध्यम से दूसरों को भी जानकार बनाएं। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत नमस्कार।